अब्दुल रऊफ असगर ने 5 हथियारबंद आतंकवादियों के जरिए पैसेंजर्स और क्रू मेंबर समेत 185 लोगों से भरी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक करवाकर अफगानिस्तान के कंधार भिजवा दिया। इसके बाद भारत सरकार को अपने सभी यात्रियों के बदले में मसूद अजहर और 2 अन्य आतंकियों को भारतीय जेलों से रिहा करना पड़ा। मसूद अजहर ने भारतीय जेल से छूटने के बाद साल 2000 में जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया और इसे अपने आतंकी मंसूबों को पूरा कराने का एक जरिया बना लिया। इसके बाद जैश-ए-मोहम्मद ने भारत के पार्लियामेंट, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन और उरी में इंडियन आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाकर भारत को गहरा घाव दिया। जब 2016 में जैश-ए-मोहम्मद ने उरी अटैक किया, उसी साल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के काकापोरा गांव में रहने वाला आदिल अहमद डार 10th क्लास में पढ़ रहा था। इसी दौरान भारतीय सेना ने आतंकी बुरहान वानी को मार गिराया, जो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए घाटी के युवाओं को देश के खिलाफ भड़काता था। उसने उनके बीच अपनी छवि पोस्टर बॉय की बना ली थी, इसलिए जब वो सेना के हाथों मारा गया तो घाटी में प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई। 20 साल के आदिल के मन में भी उसकी छवि एक हीरो वाली थी, इसलिए वो भी सेना के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल होने लगा। स्टोन पेल्टिंग और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की वजह से उसे कई बार कश्मीर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया, लेकिन पुलिस ने ये सोचकर हर बार उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया कि वो केवल एक मिसगाइडेड यूथ है। लेकिन आदिल एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में बराबर पार्टिसिपेट करता रहा, जिसके चलते एक दिन पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई और करीब 11 महीने तक उसे बिस्तर पर रहना पड़ा। उसके घर वालों को लगा था कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन इस घटना के बाद वो पूरी तरह बदल गया और उसके इरादे और भी ज्यादा खूंखार होते गए। वो सेना से बदला लेने के लिए इतना छटपटाने लगा कि इसके लिए मार्च 2018 में वो अपने घर से साइकिल लेकर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके पिता ने लोकल पुलिस स्टेशन में उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन उसके गायब होने की ये गुत्थी तब सुलझ पाई जब कुछ दिनों बाद आदिल की AK-47 लिए फोटो वकास कमांडो के नाम से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगी। उसने घर से भागने के तुरंत बाद ही आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ज्वाइन कर लिया था। जैश ने उसको 1 महीने तक एक एक्सपर्ट ट्रेनर द्वारा असॉल्ट राइफल चलाने और ग्रेनेड्स फेंकने की ट्रेनिंग दिलवाई और फिर आगे के काम के लिए उसकी मुलाकात अप्रैल 2018 में इदरीस से करवाई, जिसे इसी महीने जैश द्वारा एक खास मकसद से पुलवामा भेजा गया था। इदरीस IEDs बनाने में एक्सपर्ट था, इसलिए जैश-ए-मोहम्मद ने उसे भारत में रहकर आदिल डार जैसे भटके कश्मीरी युवाओं का इस्तेमाल कर भारतीय जवानों पर IEDs हमले करवाने का काम सौंपा। इसके लिए उसने पहले आदिल डार से दोस्ती की और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में भारत के खिलाफ जहर घोलकर उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके उसे एक आत्मघाती हमले के लिए राजी कर लिया। आदिल के अलावा उसे और भी लोगों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी टीम में बिलाल अहमद कूचे, शाकिर बशीर, पीर तारिक अहमद शाह, वैजुल इस्लाम, मोहम्मद अब्बास रादर और इंशा जान समेत कई जरूरी लोगों को अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया। उसने तब तक अपने लोकल इन्फॉर्मर्स की मदद से आसपास के एरियाज में IEDs बनाने के लिए पूरा सेटअप भी तैयार कर लिया था। इसके बाद उसने पाकिस्तान से RDX कश्मीर मंगवाना शुरू किया। जैश-ए-मोहम्मद RDX के छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स को सीमा पार भेजने लगा, ताकि पैकेज छोटे होने की वजह से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के शक के दायरे में न आए। इदरीस को अपने इस ग्रुप में सबसे ज्यादा भरोसा शाकिर पर था, इसलिए उसने उसे पाकिस्तान से आने वाले छोटे छोटे कंसाइनमेंट और दूसरी जरूरी चीजों को रिसीव करने का काम सौंपा। शाकिर के काम से इदरीस इतना खुश था कि उसने एक दिन अपने चाचा रौफ अलवी को शाकिर बशीर का फोटो भेजा और कहा कि चाचा, ये मेरा दूसरा अफजल गुरु है। इस दौरान उसने अपने ग्रुप और जैश के कुछ लोकल इन्फॉर्मर्स को घाटी में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट्स पर नजर रखने के काम पर भी लगा रखा था। इन सब में 2018 का आखिरी महीना आ चुका था। अब तक इदरीस शाकिर की मदद से बॉम्ब बनाने का सारा जरूरी मटेरियल जुटा चुका था। इसके बाद वो बॉम्ब बनाने में जुट गया और शाकिर को टारगेट ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी। कुछ दिनों के बाद शाकिर ने लेथपोरा में नोटिस किया कि करीब आधा दर्जन सैनिक रेगुलर बेसिस पर इस एरिया की पेट्रोलिंग करते हैं। उसने जब ये इदरीस को बताया तो उसने यहाँ कुछ करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे एक बड़े टारगेट की तलाश थी। वो एक साथ ज्यादा से ज्यादा भारतीय जवानों को निशाना बनाना चाहता था। उसके बाद शाकिर नेक्स्ट टारगेट की खोज में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्टिविटीज पर बारीकी से नजर रखने लगा।
वो वहां से गुजरने वाले हर कॉन्वॉय का वीडियो बनाता और उसे इदरीस को भेज देता। इन सब में 1 महीना बीत गया और इन वीडियोस के आधार पर इदरीस ने तय किया कि वो सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को निशाना बनाएगा। उसने नोटिस किया कि सीआरपीएफ अपने सभी डिप्लॉयमेंट्स के दौरान एक पैटर्न फॉलो करती है। सामान नीले ट्रकों में रखा जाता है जिन पर खाकी तिरपाल लगे होते हैं। सभी जवान नीली बसों में सवार होते हैं जबकि बड़े अधिकारी सफेद जिप्सी में ट्रैवल करते थे। मोस्टली व्हीकल्स की विंडोज वायर मेशेस से प्रोटेक्टेड होती थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इदरीस अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाने में लग गया। उसने अमेज़न से 4 किलो एल्यूमिनियम पाउडर मंगवाया जिसका इस्तेमाल वो एक्सप्लोजिव को बांधने में करने वाला था ताकि विस्फोट के दौरान यह आसानी से आग पकड़ सके। हैरानी की बात यह थी कि भारतीय जवानों को निशाना बनाने की ये सारी तैयारी भारत में ही हो रही थी। फिर भी इंटेलिजेंस एजेंसी और आर्मी को कानों कान उसकी कोई खबर नहीं लग सकी और आतंकी अपने काम में लगे रहे। जनवरी 2019 में इदरीस ने जैश-ए-मोहम्मद के एक लोकल मिलिटेंट तौसीफ को एक गाड़ी अरेंज करने को कहा जिसमें 2 लार्ज कंटेनर्स को आसानी से फिट किया जा सके। तौसीफ ने इसके लिए अपने बचपन के दोस्त सज्जाद अहमद भट्ट की मदद मांगी जिसने कुछ दिनों के अंदर ही मारुति की एक सेकंड हैंड पर्ल ब्लू कलर एको कार एक फ्रूट सेलर से खरीद ली। फ्रूट सेलर ने पहले से ही इसकी मिडिल सीट हटा रखी थी ताकि फ्रूट्स के बड़े बक्से को इसमें फिट किया जा सके। गाड़ी का अरेंजमेंट हो जाने के बाद इदरीस ने फरवरी के फर्स्ट वीक में पुलवामा के काकापोरा गांव में शाकिर के घर एक्सप्लोजिव बनाने का काम शुरू किया और कुछ ही दिनों में एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके 2 आईईडी बना लिए जिसमें एक का वजन 160 किलो तो दूसरे का वजन 40 किलो के आसपास का था। इसके बाद दोनों कंटेनर्स को कार की मिडिल वाली सीट की जगह पर फिट कर इसमें धमाका करने के लिए वायर से एक स्विच को कार की स्टीयरिंग के पास फिक्स कर दिया। कश्मीर में हमले की तैयारियों के बीच जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कराची में बड़ी रैली कर कश्मीर में मारे गए अपने मिलिटेंट्स का जल्द ही बदला लेने के लिए भारत को दहलाने की धमकी दे रहा था। पाकिस्तान में अपने आका के भाषण से कश्मीर में बैठे मिलिटेंट्स जोश से भर चुके थे और अपनी प्लानिंग को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना चाहते थे। इदरीस ने एक्सप्लोजिव से भरी कार से सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को निशाना बनाने की जिम्मेदारी अपने 2 भरोसेमंद साथी आदिल अहमद डार और शाकिर बशीर को सौंपी। जहां शाकिर केवल श्रीनगर हाईवे तक जाने वाला था तो वही धमाके की सारी जिम्मेदारी आदिल के हाथों में थी। आदिल इस हमले में एक आत्मघाती हमलावर बनने वाला था। उसे पता था कि इसमें उसकी जान जाने वाली है लेकिन उसे लगता था कि वो ये सब अल्लाह के हुक्म पर कर रहा है और उसे अंजाम देने के बाद उसे जन्नत नसीब होगी। उसके इसी माइंडसेट के साथ हमले से पहले जैश-ए-मोहम्मद ने उसका एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने भारत को बर्बाद करने की बात की। इसके बाद 9 फरवरी को धमाका करने का दिन चुना गया क्योंकि इस दिन अफजल गुरु की बरसी पड़ती थी और जैश-ए-मोहम्मद इस दिन भारतीय जवानों पर आघात कर भारत को दहलाना चाहता था। 9 फरवरी के इंतजार में इदरीस और आदिल ने शाकिर के घर में ही 4 दिन बिताए लेकिन घाटी में भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर हाईवे बंद था जिससे सीआरपीएफ का कोई काफिला उस दिन वहां से नहीं गुजर सका। अपने खूंखार कारनामे को अंजाम देने के लिए आदिल बेचैन था। उसकी बेचैनी तब जाकर कुछ शांत हुई जब 13 फरवरी को श्रीनगर हाईवे खोल दिया गया। बर्फबारी के कारण सीआरपीएफ के कॉन्वॉय की मूवमेंट रुकी हुई थी इसलिए हाईवे खुलते ही एक बड़े काफिले को अगले ही दिन 14 फरवरी की सुबह के 3:30 बजे ही जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना करने का फैसला किया गया। कॉन्वॉय काफी बड़ा होने के कारण एक दिन पहले ही लेथपोरा में सीआरपीएफ यूनिट को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था। यही इन्फॉर्मेशन हाईवे में पड़ने वाले काजीकुंड, अनंतनाग, अवंतीपोरा और पंथा चौक में स्थित अन्य सीआरपीएफ यूनिट्स को भी भेज दी गई। इन यूनिट्स के जवान रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी की भूमिका में थे जिनके कंधों पर इस काफिले को अपनी टेरिटरी से सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी थी। इस दौरान इन यूनिट्स को सड़क को सिक्योर करने के लिए एंटी सैबोटाज चेक करने थे और सड़क के दोनों ओर गश्त कर काफिले की सेफ्टी को इंश्योर करना था। इधर 14 फरवरी की सुबह करीब 11:30 बजे शाकिर ने हाईवे पर अपनी नजर दौड़ाई। उसने देखा कि लाडू मोड़ पर बादलों से ढके आसमान के बीच भी 2 सीआरपीएफ जवान मुस्तैदी से तैनात थे। उसने थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो उसे सीआरपीएफ के 2 जवान और भी कई जगहों पर दिखाई दिए। ऐसा तभी होता था जब इस रास्ते से सीआरपीएफ का कोई कॉन्वॉय गुजरता था। उसे पूरा माजरा समझते देर नहीं लगी और उसने तुरंत इदरीस को फोन कर सीआरपीएफ के कॉन्वॉय की डिप्लॉयमेंट की जानकारी दी। इस खबर से इदरीस खुशी से झूम उठा और हमले के लिए उसने आदिल को तैयार होने को कहा। आदिल को अब एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब से कुछ घंटे बाद खत्म होने वाली है। वो धमाके
धमाके की इंटेंसिटी और उससे होने वाली तबाही की कल्पना कर रहा था। जल्द ही वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी में जाकर बैठ गया और थोड़ी ही देर बाद उसने पुलवामा के